हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल डायरेक्शन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज आप लोग के लिए हम घटना चक्र का प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं, जो कि ईपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ईपीएसआई का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, जो कि आपका ये सामान्य विज्ञान है। अभी हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि इसमें पहले हम लोग भौतिकी स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स स्टार्ट करेंगे इसमें देखिए कि पहला आपका चैप्टर है यांत्रिकी। तो देखिए कि प्रकाश एक वर्ष क्या मापता है। तो प्रकाश एक वर्ष में क्या दूरी को मापता है, जो कि प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, जिसका उपयोग खगोलीय दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है, और प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। उसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से आवेग का मात्रक कौन है। तो आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड होता है। तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड है। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहा जाता है। संवेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? आवेग कहा जाता है। और आवेग बराबर होता है बल गुना समय अवधि, और बल गुना समय अवधि बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। तो आवेग क्या एक अदिश राशि है। आवेग क्या एक अदिश राशि है। देखिए भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है। जो भूकंप की तीव्रता है वो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ उपकरण द्वारा मापी जाती है, जबकि पॉलीग्राफ मशीन झूठ की तथ्यों को पहचानने से, और हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व को मापते हैं, और बैरोमीटर जो है वायु दाब को मापते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है जब वह लेटा होता है। देखिए मनुष्य पृथ्वी पर लेटे हुए न्यूनतम भार डालता है तथा खड़े होने पर सर्वाधिक भार पृथ्वी पर डालता है। तो मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर डाला गया दाब परिवर्तित रूप से क्षेत्र के अनुपातिक होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में वायु दाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है। ये आपका बैरोमीटर है। अब देखिए कि वायु दाब को नापने वाला उपकरण बैरोमीटर है, और आमीटर जो होता है वो विद्युत धारामापी यंत्र है, और क्रोनोमीटर एक स्टिक पोर्टेबल टाइम कीपिंग डिवाइस है, जिसका विशेष रूप से उपयोग समुद्र में देशांतर निर्धारित करने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर है वायु की गति और वायु के दाब को माप का उपकरण है। अब देखिए कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब क्या होता है? घटता है। जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वायु दाब क्या होता है? घटता है। तो देखिए कि वायु दाब किसी स्थान की ऊंचाई, तापमान, नमी की मात्रा जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी पर्वत पर ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब लगातार घटता है जाता है, और समुद्र पर ऊंचाई बढ़ने पर दाब घटता है। अब देखिए कि 7 नंबर क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ये हेनरी बेकेरल ने किए थे। हेनरी बेकेरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। इस कार्य के लिए उन्हें 1903 में मैडम क्यूरी एवं प्यूरी क्यूरी के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैडम क्यूरी को रेडियम तथा एडवर्ड जेनर को चेचक के टीके की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। उसका देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पलायन वेग किसे कहते हैं। तो पलायन वेग वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए। अब देखिए कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है और लौटकर पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, उसे पलायन वेग कहते हैं। किसी ग्रह के लिए इसका मान VE = √2gr सूत्र ज्ञात किया जाता है, जहाँ g उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण है तथा r क्या उसकी त्रिज्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि हल्के वजन के कंटेनर लगे हुए मोटरसाइकिल में भार 10 kg किलोग्राम सेकेंड में अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपका 30 नहीं होना चाहिए। हल्के वजन का कंटेनर लगे हुए मोटरसाइकिल में भार 30 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका ऊष्मा, इसको हीट बोलते हैं।
देखिए कि जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तो उसके अणुओं की मध्य गतिज ऊर्जा का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा पर मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जब किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका तापक्रम बढ़ता है तो उसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। तो पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा तापमान के समानुपाती होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। और देखिए कि 37 डिग्री सेल्सियस आपका मानव शरीर का तापमान है और ये फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो अब देखिए कि नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापे जाने वाला मानव शरीर को औसतन सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट में होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर भी बोलते हैं। तो ये कि किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा को कहा जाता है। ऊष्मा ऊर्जा का अर्थ गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो देखिए कि किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन की अवधि में ऊष्मा की मात्रा का प्रति एकांक द्रव्यमान स्थानांतरण उस पदार्थ की ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो अवस्था में परिवर्तन के समय ऊष्मा का परिणाम जिस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है उसके द्रव्यमान तथा रूपांतरण ऊष्मा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार यदि m उस पदार्थ का द्रव्यमान है तो जिसका एक अवस्था दूसरी अवस्था पर परिवर्तन होता है तब वो आवश्यक है। तो q बराबर m इंटू l और l बराबर होगा q/m। तो गुप्त ऊष्मा को L से प्रदर्शित किया जाता है और इसका SI मात्रक जूल किलोग्राम पर होता है। तो देखिए कि जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो गर्म करने पे ये क्या बनता है, पानी बनता है। तो इसका कुछ न कुछ क्या है, जब ये बर्फ़ को जब हम गर्म करते हैं, मान लीजिए बर्फ़ का टुकड़ा है, ये तो बर्फ़ का टुकड़ा है, जब हम इसको हीट देते हैं तो हीट देने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो ऊष्मा जाता है तो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके अंदर क्या करता है, ऊष्मा जाके ये करता है बर्फ़ के टुकड़े को तोड़ देता है। जब ये तोड़ता है तो ये किस रूप में, वाटर के रूप में चेंज होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। अब देखिए कि जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहा जाता है, उसे औष्णांक कहा जाता है। तापमान वह तापमान जिस पर जल वाष्प संघनित होकर जल की बूंदे को रूप में परिवर्तित हो जाती है उसे औष्णांक कहते हैं। औष्णांक कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे दाब, आपेक्षिक आर्द्रता आदि पे। ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है, इसको चालन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ऊष्मा रूपांतरण 3 प्रक्रियाओं द्वारा होता है, चालन, विकिरण और संवहन द्वारा होता है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का हस्तांतरण चालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब देखिए कि नैदानिक थर्मामीटर, इसी को क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। नैदानिक थर्मामीटर क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर भी बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर का पारस क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर का पारस 35 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके बाद फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद देखिए कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर का पारस होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होता है। और क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग मनुष्य का तापमान मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। और शीतलन प्रक्रिया के द्वारा गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण है और संघनन वायु में आयतन, ताप, दाब तथा आर्द्रता को प्रभावित करता है। उसको देखिए बर्फ़ एक ऐसा पदार्थ है, अगर बर्फ़ को अगर हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो हीट करने पे ये क्या बनेगा, द्रव बनेगा। फिर द्रव को हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, गैस बनेगा। फिर इसके बाद गैस को हम ठंडा करेंगे तो द्रव बनेगा। फिर द्रव को ठंडा करेंगे तो ये क्या बनेगा, बर्फ़ बनेगा। इसके बाद देखिए कि हवा में आर्द्रता को हवा में आर्द्रता को डैश के रूप में जाना जाता है। तो हवा में आर्द्रता
को आर्द्रता के रूप में ही जाना जाता है। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता के रूप में ही जाना जाता है। वायु द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूर्णतः तापमान पर निर्भर होती है। वायुमंडल में आर्द्रता 3 रूपों पूर्ण आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और अपेक्षित आर्द्रता के रूप में व्यक्त की जाती है। निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता उच्च होती है? ये गैस की संपीड़ितता सबसे ज़्यादा उच्च होती है। गैसों की संपीड़ितता उच्च होती है। ठोस पदार्थ की संपीड़ितता सबसे कम होती है। जैसे गैस में अंतराण्विक स्थान ज़्यादा होने के कारण ठोसों की अपेक्षा लगभग ये 10 गुना अधिक होती है। क्योंकि देखिए कि ये ठोस के जो अणु होते हैं ये क्या होता है, आपस में सटे होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण। उसके बाद गैस के जो होते हैं ये थोड़ा हटे हुए रहते हैं, द्रव के हटे हुए रहते हैं। उसके बाद जो गैस होते हैं इसके बहुत ज़्यादा हटे हुए रहते हैं और इनके बीच क्या होता है, इनके बीच कम पाए जाते हैं अंतराण्विक बल, इसके बीच ज़्यादा, फिर इसके बीच सबसे ज़्यादा क्या ठोस में पाया जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वायुमंडल के ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। तो वायुमंडल के ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों तथा गैसों में होता है। तो संवहन की प्रक्रिया में पदार्थों के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण था आग पर रखी पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म होता है। उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल की बूंदों में परिवर्तित होती है डैश कहलाती है। ये जो आपका कहलाती है संघनन। तो संघनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायु में जल की बूंदें परिवर्तित होती है और संघनन तब होता है जब कोई गैस द्रव में बदलती है। तो वाष्पीकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वाष्पीकरण के फलस्वरूप डैश होता है। तो वाष्पीकरण के फलस्वरूप शीतलन होता है। तो वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, शीतलन। द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। तापमान मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण आपका क्या है, थर्मामीटर है। थर्मामीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, तापमान को मापते हैं। और देखिए तापमान मापने के थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर तापमापी वह युक्ति है जो ताप या ताप की प्रवणता को मापने में काम आती है। साधारण थर्मामीटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि द्रवों का आयतन ताप ग्रहण कर बढ़ जाता है तथा आयतन होने वाली वृद्धि ताप क्रम में के समानुपाती होता है। तो तापमापियों में पदार्थ के ऊष्मीय प्रसार का गुण उपयोग किया जाता है। थैंक्स फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग के लिए यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आप लोग की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हम साइंस पे बात कर रहे हैं। तो ये जो फिजिक्स चला रहे हैं, फिर इसके बाद फिर केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ चलेगा, जो आपका क्या है यूपीएसआई का है और जो कि आपको बिहार दरोगा में भी काम आ सकता है।